नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स की। तो आज 3 तारीख है। तो शुरुआत करेंगे मेंस के रिगार्डिंग। मेंस कम प्रीलिम तो दोनों में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे और प्रीलिम्स के यहाँ पर 3 टॉपिक्स जो है जिनको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरुआत में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बारे में। तो ये न्यूज़ में क्यों है? तो ये टॉपिक हमारा निकलता है जनरल स्टडी पेपर 2 का। तो यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओ, स्पेशल हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, डोनर चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तो न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि अभी इनके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है, आंकड़ा दिया गया है कि 594 जो डॉक्टर्स हैं ना, उनकी मृत्यु हो गई है ये जो सेकेंड वेव आई है कोरोना वायरस की उसके चलते। और जो फैक्ट इन्होंने सामने दिए हैं तो ये फैक्ट में बात कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग गिनती देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दिल्ली में 107 है, बिहार में 96, उत्तर प्रदेश में 67, राजस्थान में 43। तो इस तरीके से मतलब ये आंकड़ा है डॉक्टर्स का जिनकी जिनकी जो है मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के चलते। और अभी बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के बारे में। तो ये पैकेज एक्चुअली किन के लिए पैकेज है? ओके, तो एक तो थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, वो यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए वो स्कीम थी कि उनको कोई रोजगार दें तो अपना जो है उनको आजीविका मिले। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है, तो ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा। ये एक तरीके की इंश्योरेंस स्कीम है किन के लिए? जो यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स हैं, जो यहाँ पर कोविड-19 के साथ लड़ाई में यहाँ पर अपनी पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स में तैनात है, यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स वहां पर तैनात है। ओके, तो उन सबके लिए यहाँ पर ये इंश्योरेंस स्कीम। तो एक्चुअली ये जो इंश्योरेंस स्कीम थी ना, इसको सबसे पहले 30 मार्च 2020 को शुरुआती दिनों में यहाँ पर सिर्फ 90 दिनों के लिए लागू किया गया था भारत सरकार की तरफ से। ओके, तो यहाँ पर कहा गया था कि ये एक एक्सीडेंट जो कवर है ना, पर्सनल एक्सीडेंट कवर 50 लाख रुपए तक का, ये यहाँ पर जो है कवर किया जाएगा फॉर ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स एंड प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स। तो यहाँ पर चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, हेल्थ वर्कर है तो उसको 50 लाख का कवरेज यहाँ पर दिया गया था शुरुआती जब ये पहली बार इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद में यहाँ पर फिर इसको बार बार रिवाइज किया गया है। और अभी बात कर रहे हैं कि जो स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ना, तो ये किया जा रहा है यहाँ पर एक यहाँ पर कंपनी जिसका नाम है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। ओके, तो इसके यहाँ पर इसको यूज करते हुए जो है इस स्कीम को लागू किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी चाहते क्यों है? अभी यहाँ पर एक जो है यहाँ पर भी ना एक समस्या निकल कर आ रही है। अगर यहाँ पर देखो, जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है कोरोना वायरस के चलते, तो अभी वहां पर उनके फैमिली वाले क्लेम करेंगे कि देखो ये स्कीम के अंतर्गत हमारा हेल्थ वर्कर आता है तो क्लेम। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है कि जो क्लेम कर रहे हैं लोग तो उनको डिले हो रहा है, उनको उनकी जो पर्याप्त राशि मिलनी चाहिए, पैसे धन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को अभी सॉर्ट आउट करना है। तो वहां पर भारत सरकार यहाँ पर यही करने की कोशिश करी कि जो यहाँ पर डिलेज है तो इसको यहाँ पर कट डाउन करना है, कम करना है। और यहाँ पर स्ट्रीमलाइन करना है, सिंप्लीफाई करना है जितना भी यहाँ पर प्रोसेसिंग है इंश्योरेंस क्लेम। जो यहाँ पर क्लेम यहाँ पर लगाते हैं कि ये देखो इंश्योरेंस यहाँ पर इंश्योरेंस ली हुई थी, इस फलाने फलाने बंदे की मृत्यु हो गई हेल्थ वर्कर की, तो यहाँ पर अभी उसका जो रकम बनती है, अमाउंट बनती है, वो उसको दिया जाए। तो अभी बात करें कि जो अभी भारत सरकार उसने यहाँ पर डिसाइड किया है कि नया यहाँ पर सिस्टम ऑफ अप्रूवल ऑफ क्लेम। तो यहाँ पे एक नया सिस्टम जो है उसको उसका प्रचलन यहाँ पर शुरू किया जाएगा भारत में। और यहाँ पर किसी भी तरह की अगर डिलीजेंस हुई तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर जो है निगरानी करके चलेंगी। तो जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा ना, तो उसकी यहाँ पर जिम्मेदारी लगाई गई है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में डीसी बोलते हो। ओके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ पर हर एक केस में यहाँ पर जो ना जो है सर्टिफाई करेगा हर एक केस को, और देखेगा कि जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स हैं, जो एसओपी है स्कीम के, जो यहाँ पर प्रोसीजर उनको फॉलो यहाँ पर किया जा रहा है हेल्थ वर्कर के द्वारा। तो अगर तो सब कुछ ठीक है फिर ही यहाँ पर जो है सर्टिफाई करेगा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और यहाँ पर उसी के बेसिस के हिसाब से यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट होगा कलेक्टर का, तो आगे जो इंश्योरेंस कंपनी होगी तो अप्रूव करेगी क्लेम को। ओके, तो यहाँ पर जो अगर जब डीसी ने यहाँ पर सर्टिफिकेट दे दिया, यहाँ पर अपनी ओर से वेरीफाई कर दिया कि जो क्लेम यहाँ पर जिसको देना है वो बंदा बिल्कुल सही है, जेन्युइन है, केस यहाँ पर फ्रॉड नहीं है, तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है ना उसको फिर यहाँ पर 48 घंटों के अंदर अंदर यहाँ पर उसके क्लेम को सेटल करना होगा। पैसे जितने अमाउंट बनती है उसके
इंश्योरेंस कवर की उसको वो देनी होगी। ओके, तो ये यहाँ पर अभी नया सिस्टम जो है पेमेंट का बनाने के ऊपर भारत सरकार फोकस कर रही है। और आगे बात करें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, तो ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ फिजिशियंस। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, फिजिशियंस का काम क्या होता है? डॉक्टर्स होते हैं तो उनका क्या काम होता है फिजिशियंस का? ओके, तो अभी इन्हीं का ये ग्रुप है, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर टेक केयर करती है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स के जो इंटरेस्ट होते हैं उनका, मतलब जो डॉक्टर्स को लगता है जो अपनी बात रखनी होती है, तो आईएमए के थ्रू वो अपनी बात रखते हैं। ओके, एक संगठन है, बात अपनी जारी करता है कि आईएमए किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर ये विचार रखता है, ये सोच रखता है। ओके, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये बॉडी काम करती है, डॉक्टर्स की ही बॉडी है ये। और यहाँ पर जो पूरी कम्युनिटी का जो वेल बींग है ना, वो ये सोच कर चलती है। उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर सूचनाएं देनी हो तो वो आई में जो है ये प्रदान करता है आम जनता को, कि अभी जैसे वायरस के चलते देख लो तो बहुत सारी एडवाइजरीज इनके द्वारा भी आती हैं। तो इसको बनाया गया था 1928 में। ओके, तो यहाँ पर एज द ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। ओके, शुरुआत में इसका नाम ये था। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पर यही से क्वेश्चन घुमाया जाएगा। और ये पहला नाम इसका ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन था, रीनेम इसको किया गया 1930 में। ओके, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो अगर पूछा जाए कब इसको फाउंड कब किया गया, तो ये 1928 ही सही आंसर होगा। अभी के जो इसका नेशनल प्रेसिडेंट है वो है डॉक्टर जे जयलाल, और हेडक्वार्टर इसका जो है वो न्यू दिल्ली में। और अगर बात करें न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, तो ये मुंबई बेस्ड कंपनी है। तो ये यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर ऑन की हुई जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पर मलकियत ये भारत सरकार की ही है, ये वाली जो कंपनी है। ओके, ये कंपनी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे फिर यहाँ पर जनरल स्टडी का ही टॉपिक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम। तो अभी ये न्यूज में क्यों है? अभी ये न्यूज में इसलिए है कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उन्होंने राज्यों को कहा है कि जो ये वेज पेमेंट सिस्टम है ना, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत जो सैलरीज दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है, जो भी डेली बेसिस पे मजदूरी करते हैं लोग, तो उसको यहाँ पर तोड़ने की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर पेमेंट्स को, वेजेस को तोड़ना है। ओके, जो यहाँ पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत दी जा रही है जो आम मजदूर है, तो यहाँ पर इस एक्ट के तहत क्या था? इस एक्ट के तहत ऐसा था कि 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाएगा जो गांव के, जो एरिया के जो लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं उनको। ओके, लोकल कोई भी काम होगा तो यहाँ पर से इनको यहाँ पर मजदूर के तौर पर लगाया जाएगा, और यहाँ पर जो इनकी जो पेमेंट है वो भारत सरकार करेगी। तो यहाँ पर पैसे राज्यों के पास जाते हैं, तो राज्य यहाँ पर आगे पेमेंट करते हैं। ओके, तो अभी भारत सरकार क्यों क्या कह रही है राज्य को? तो राज्य को ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर जो पेमेंट है इसको तोड़ो। किस तरीके से तोड़ो? यहाँ पर जब भी आप पेमेंट करो शेड्यूल कास्ट के लोगों की, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों की, तो यहाँ पर अलग से इनका बजट होगा। यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर से आपको ये काम शुरू करना होगा। 2021-22 वाला ये फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, तो इसी साल से ये काम शुरू होगा। ओके, तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के हिसाब से अलग से बजट, और यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स के हिसाब से अलग अलग से बजट, तो इनको अलग यहाँ पर पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की अप्रोच जो यहाँ पर बताई जा रही है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर सेपरेट बजट यहाँ पर बनाया जाएगा फॉर SC एंड ST कैटेगरीज अंडर मनरेगा स्कीम। ओके, तो यहाँ पर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ओके फॉर द वेज पेमेंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वेजेस का, जो स्कीम के तहत काम कर रहा है, तो अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि कोई कैटेगरी वगैरह नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल एक यह जो है वेज पेमेंट सिस्टम है, चाहे कोई जनरल कैटेगरी का बंदा है, चाहे वो SC है, चाहे कोई BC है, तो सिंपल यहाँ पर अगर एक दिन दिहाड़ी लगा ली है तो यहाँ पर उसके जो दिहाड़ी बनती है एक दिन की, वो उसको पेमेंट कर दी जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि ये SC का है, ये ST का है, इसको अलग से यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, अलग से कोई बजट बनेगा इसका। ओके, तो और दूसरे लोगों को अलग से बजट दिया जाएगा। तो आगे यहाँ पर बात करें कि सेपरेट बजट की जरूरत क्या है, तो यहाँ पर भारत सरकार ये चाह रही है कि SC ST कम्युनिटी को स्पेसिफिकली यहाँ पर बेनिफिट पहुंचाया जाए, और दूसरा मॉनिटर करके चला जाए कि जो फंड अलोकेट किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा राज्यों को, क्या उसका कोई मिस यूज तो नहीं हो रहा। ओके, तो ऐसा तो नहीं कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है, चाहे किसी भी जो है वो कास्ट से बिलोंग कर रही हो, उसी को यहाँ पर फायदा पहुंचाया जा रहा हो। ओके, तो यहाँ पर इस चीज के ऊपर भी भारत सरकार यहाँ पर मॉनिटर करना चाह रही है, इसलिए यहाँ पर एक सेपरेट बजट बनाएगी।
जब ये सेपरेट बजट बनेगा ना, तो इसका फायदा ये रहेगा कि जब भी ये पैसा वितरण होगा, दिया जाएगा आगे, और जो जनरल कैटेगरी में भी जो यहाँ पर ओबीसी में जो पैसा दिया जा रहा है, तो दोनों में यहाँ पर जो है रिकॉर्ड रहेगा भारत सरकार के पास कितना पैसा यहाँ पर एससी एसटी का दिया गया है आगे। तो यहाँ पर इस तरीके से भी एक जो है ना अप्रोच लगाकर भारत सरकार चल रही है, पता चलेगी सच में एससी एसटी कम्युनिटी का कोई डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर आगे बात करें इस मनरेगा स्कीम के बारे में, पहले इसका नाम नरेगा हुआ करता था। जब जब 2005 में लागू हुई थी, तो महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसको बोलते 2005 में आया था। ये भारत का एक लेबर लॉ है, ओके, लेबर के लिए बनाया गया है, सोशल सिक्योरिटी मेजर। ओके, तो इसका एम यही है कि गारंटी यहाँ पर राइट टू वर्क देना है। तो ये सेक्ट को सितंबर 2005 में पास किया गया था। यूपीए सरकार यहाँ पर बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये रूरल एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर स्कीम है, ध्यान रखें। इसके अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर शहरी इलाकों में रोजगार नहीं दिया जाता है, गांव के इलाकों के जो यहाँ पर लोग होते हैं उनको रोजगार दिया जाता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत काम करती है ये स्कीम। तो ये इसका ध्यान रखें, इसका लिंक रहता है इसके साथ। और आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पंजाब रूरल वाटर यूटिलिटी कंपनी के बारे में। ओके, तो ये न्यूज में क्यों है सबसे पहली बात। तो जो पंजाब का कैबिनेट है, उन्होंने यहाँ पर अभी डिसाइड किया है, अप्रूवल दिया है कि वो यहाँ पर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे। ओके, तो ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा, ये यहाँ पर मॉनिटर करेगा, ऑपरेशन देखेगा, मेंटेनेंस देखेगा, जितने भी यहाँ पर लार्ज मल्टी विलेज सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं जो कि पंजाब राज्य में चल रही है। तो वाटर सप्लाई की जितनी भी स्कीम्स हैं अलग अलग गांव में जो चल रही है, तो उसको मॉनिटर करेगा, ऑपरेट करेगा, अच्छे से मेंटेन करके चलेगा ये स्पेशल पर्पस व्हीकल। ओके, तो आगे अगर बात करें, जो एसपीवी है, ये श्योर करेगा कि सस्टेनेबली यहाँ पर लॉन्ग टर्म सप्लाई जो है पोर्टेबल वाटर की, वो यहाँ पर पहुंचती रहे रूरल एरियाज में। और खास तौर पे यहाँ पर ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर पानी की क्वालिटी सबसे खराब, वहां पर जो है प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पर काम किया जाए, अच्छी क्वालिटी का पानी जो है वहां पर उपलब्ध करवाया जाए। और आगे, ये पहला ऐसा एसपीवी है भारत में, ओके, ऐसा पहला जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है किसी राज्य के द्वारा, जो यहाँ पर एक तरीके की यूटिलिटी कंपनी है। ओके, तो यहाँ पर उसको नाम दिया गया पंजाब रूरल वाटर यूटिलिटी कंपनी। ओके, तो ये काम करेगी अंडर द वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट। तो जो पंजाब सरकार का वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट होगा, उसके अंतर्गत ये एसपीवी काम करेगा। तो यहाँ पर जो फंडिंग होगी, इसके फंडिंग का भी देख लें। तो जो यहाँ पर पंजाब सरकार जो चीफ मिनिस्टर है उनके कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो यहाँ पर बजट अप्रूव किया है, तो यहाँ पर एक अकाउंट खोला जाएगा इसी यहाँ पर स्पेशल पर्पस व्हीकल के नाम पर। तो यहाँ पर जो शुरुआती पैसा यहाँ पर दिया जाएगा सरकार की तरफ से, वो 25 करोड़ होगा। और यहाँ पर वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पर जो है मदद कर रहा है। 64% यहाँ पर बजट में पैसा, जितनी भी अमाउंट होगी वो वर्ल्ड बैंक देगा, और यहाँ पर स्टेट बजट जो है वो 36% होगा। ओके, तो यहाँ पर आने वाले 5 सालों में यहाँ पर जो है पैसा लगाया जाएगा। तो यहाँ पर एसपीवी का मतलब क्या है? एसपीवी का मतलब यही है, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक एंटाइटी बनाई गई है जो यहाँ पर एक तरीके की बिजनेस एंटाइटी है। और यहाँ पर किसी स्पेशल काम के लिए ना, जैसे ये वाटर सप्लाई का काम था, इसको यहाँ पर फंडिंग की सपोर्ट नहीं रुकने देगी। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को यह कहा जाएगा कि यहाँ पर इन्वेस्ट करें, यहाँ पर थोड़ा सा पूल इकट्ठा करते रहेंगे इस व्हीकल के चलते। ओके, तो अभी एसपीवी जो है ज्यादातर यहाँ पर क्रिएट की जाती है टू प्रोटेक्ट एसेट्स एंड सेपरेट लायबिलिटीज ऑफ ए पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी। तो यहाँ पर जो ये नई कंपनी बनाई गई है पंजाब सरकार के द्वारा, पंजाब रूरल वाटर यूटिलिटी कंपनी, तो अभी जैसे ये वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करेगी। ओके, तो यहाँ पर ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप इसको कह सकते हो, इस एसपीबी की। ओके, तो मतलब कि उसके एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पर फंडिंग जुटानी है, और यहाँ पर रेगुलरली फंडिंग पहुंचती जाए और काम चलता जाए। तो ये एसपीबी का काम होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल का। और काम जो है सही टाइम पे जो है कंप्लीट भी होना चाहिए। आगे देखो, वर्ल्ड बैंक की जो सपोर्ट है भारत को, किस किस तरीके से वर्ल्ड बैंक जो है भारत को सपोर्ट कर रहा है, अभी उसके बारे में देख लो। तो यहाँ पर चिराग नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ध्यान रखें इसका। चिराग का मतलब है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एसिलेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर $100 मिलियन यहाँ पर जो है ना, इतनी राशि दी जा रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो $100 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर ये कोशिश करेंगे सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम दैट अलाउ ट्राइबल हाउसहोल्ड्स इन रिमोट एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ टू प्रैक्टिस राउंड द ईयर प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिफाइड एंड न्यूट्रिशियस फूड। मतलब कि हर पूरा साल जो है ना, कोई ना कोई वो फसल बोए और यहाँ पर प्रोडक्शन निकालते रहे। खासतौर पर जो ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, तो उनको यहाँ पर
बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये पैसा जो है लगाया जाएगा यहाँ पर। 100 मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, तो उसको चिराग नाम दिया गया। दूसरा यहाँ पर नागालैंड से है, तो यहाँ पर बात करें एनहांसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट। ओके, तो इसको जो है इसके ऊपर भी पैसा यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो ये यहाँ पर $68 मिलियन यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शन जो है उसको इम्प्रूव करेगा। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी जो यहाँ पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके टीचर्स की, खासतौर पे अगर टीचर्स अच्छे से डेवलप होंगे तभी वो बच्चों को कुछ नया सिखाएंगे, नए तरीके से सिखाएंगे। तो टीचर ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है अभी। और इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है वो बिल्ड किया जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड की जाए, और टीचर्स with more access to blended and online learning as well as allow better monitoring of policies and programs। तो टीचर्स यहाँ पर अच्छे तरीके से असेस कर पाए ऑनलाइन लर्निंग को, तो इसके ऊपर यहाँ पर पैसा लगाया जाएगा। तो यहाँ पर इंटरनेट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, कंप्यूटर्स दिए जाएंगे। ओके, ता जो कि जिस भी तरीके से भारत सरकार काम करी, जो नई पॉलिसीज आ रही है, प्रोग्राम्स आ रही है, तो उसके बारे में जानकारी यहाँ बच्चों को हो। ओके, आगे यहाँ पर फॉरवर्ड हो। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पर, सेकंड एक्सेलरेटिंग इंडिया कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम। ओके, तो इसका ना शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, शॉर्ट फॉर्म भी जरूरी है। कई बार शॉर्ट फॉर्म दिया होगा तो आपको जो है गलती लग सकती है। तो ये यहाँ पर ये $400 मिलियन का प्रोजेक्ट है। तो ये भी यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जो एफर्ट्स है भारत के टू प्रोवाइडिंग सोशल असिस्टेंस टू द पुअर एंड वल्नरेबल हाउस होल्ड्स, जो कि मतलब इस बीमारी की वजह से उनके मतलब जो है अर्निंग उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। जो कमजोर यहाँ पर जो वर्ग आपको देखने को मिलेगा रिहायशी वर्ग में, तो यहाँ पर उनको यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड करनी, सहायता राशि प्रोवाइड करनी है। जैसे देखो कि बहुत सारे लोग हैं जिनके रोजगार चले गए, तो भारत सरकार जैसे अलग अलग स्कीम्स के तहत उनको कुछ ना कुछ दे रही है। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी, तो उसके चलते फ्री यहाँ पर जो है गेहूं वगैरह या चावल वगैरह दिया जा रहा है। तो यहाँ पर खर्चा तो होगा ना भारत सरकार का, तो यहाँ पर इस तरीके से पैसे यहाँ पर लगेंगे। ओके, तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक जो है सपोर्ट करता है किसी न किसी तरीके से भारत की जो अलग अलग एफर्ट्स है उनको। तो ये बात करें कि अभी ये दूसरा ऑपरेशन है इस सीरीज में, ये दूसरा ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। ये जो पैंडेमिक के चलते ये काम चल रहा है। तो पहले ऑपरेशन में यहाँ पर जो है $750 मिलियन जो यहाँ पर डॉलर है अप्रूव किए गए थे 2020 में। तो मई 2020 में भी सिचुएशन खराब थी, संपूर्ण लॉकडाउन उस समय लगा हुआ था। और चौथे नंबर पर बात कर रहे हैं सेकंड डैम इंप्रूवमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। यहाँ पर ड्रिप 2 करके भी ये बात कर रहे हैं, ड्रिप 2 प्रोजेक्ट। ये भी $250 मिलियन का प्रोजेक्ट है। तो ये यहाँ पर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पैसा लगाया जाएगा, जो हमारे डैम्स है उनके लिए, जो उनकी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस है। ओके, तो हर एक राज्यों में वो अच्छी हो, ओके, सेफ्टी उनकी बड़ी रहे, जहां पर भी मरम्मत की जरूरत मरम्मत करवाए, तो उसके लिए ये पैसा लगाया जाएगा। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन्स प्रोवाइड करता है अलग अलग देशों को, ग्रांट देता है। ओके, तो यहाँ पर खासतौर पे किनको देता है? जो यहाँ पर लो एंड मिडिल इनकम कंट्री की जो कैटेगरी से जो कंट्रीज निकल कर आती है। ओके, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो लो इनकम कंट्री की अगर मैं एग्जांपल तो अफ्रीकन कंट्रीज में काफी देश आपको मिल जाएंगे जो कि लो इनकम कंट्रीज है। कोई एग्जांपल आप मुझे दें। और अगर मैं मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करूं तो यहाँ पर भी दो कैटेगरीज होती है। एक होता है लोअर मिडिल इनकम, दूसरा होता है अपर मिडिल इनकम। भारत जो है वो लोअर मिडिल इनकम की जो कंट्री की जो कैटेगरीज होती है उसमें आता है भारत। ओके, तो यहाँ पर अपर मिडिल इनकम, और उससे टॉप पर जो लिस्ट होती है वो होती है हाई इनकम कंट्रीज, और सबसे नीचे होती है वो होती है लो इनकम कंट्रीज। तो ये सभी लिस्ट जो है ना, ये वर्ल्ड बैंक ही बनाता है। कौन सी कंट्री को कौन से यहाँ पर कैटेगरी में रखना है, ये वर्ल्ड बैंक ही डिसाइड करता है, उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है उसके हिसाब से। ओके, जो भी इनकम एक्चुअल मायने में जो बन रही होती है उसके हिसाब से। और जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स है तो उनको यहाँ पर ये परस्यू करने का काम करता है। तो देखो ये हमारे कैपिटल प्रोजेक्ट्स ही हैं। जैसे मैं डैम की बात कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है इनकी तरफ से कि जरूरत है पैसे की। तो हेडक्वार्टर जो इसके है वो वॉशिंगटन डीसी में है, ओके, यूएस में। तो वॉशिंगटन डीसी ये कैपिटल भी है यूएस की, ध्यान रखें हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविड मालपास। जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, और इसको बनाया गया था जुलाई 1944 में। ओके, और इसकी जो सब्सिडरी, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसकी सब्सिडरी है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आईएफसी भी बोलते हैं, ध्यान रखें कंफ्यूज मत हो। तो इसके जो फाउंडर है वो है जॉन मैनार्ड केनीज एंड हैरी डेक्स्टर वाइट। तो ये जो जॉन मैनार्ड केनीज है इनको नोबेल प्राइज भी इकोनॉमिक्स में मिला हुआ है। 1929 में बहुत भयानक मंदी आई थी। उस समय
तो उस समय भी मतलब काफी खराब इकोनॉमी की सिचुएशंस हो गई थी यूएस में भी, और उसके जो अंतर्गत जो यूरोपियन नेशंस उनके वहां पर भी। तो उस समय यहाँ पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, जॉन मेनार्ड केनीज ने, जिन्होंने यहाँ पर रिसेशन से बाहर निकाला था अलग अलग इकोनॉमीज को, और इनको नोबेल प्राइज मिला था। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने सीधी सीधी यही बात कही थी कि अमेरिका में, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि कैपिटलिज्म का मॉडल फॉलो होता है, बहुत सारे लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि मतलब जिनके पास पैसा है, जो धनाढ़ लोग हैं, धनी लोग हैं, वो पैसा लगाते हैं, इंडस्ट्रीज लगाते हैं, फिर यहाँ पर जो है जॉब्स निकालते हैं और कारोबार करते हैं, अपना मतलब कारोबार बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका ऐसे यहाँ पर इंडस्ट्रीज को बहुत सपोर्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर उनको उनका क्रिटिसिज्म अमेरिका में बहुत कम देखने को मिलता है, अगर मैं किसी बिजनेसमैन के रिगार्डिंग अगर बात करूँ, क्योंकि ज्यादातर नौकरियां वही निकालते हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं अमेरिका में भी। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि उस समय जब 1929 में मंदी आई थी, तो ज्यादातर जो व्यापार होता था प्राइवेट प्लेयर्स आपस में करते, तो सरकार इंटरवीन बहुत कम करती थी। तो इन्होंने यही थ्योरी दी थी कि सरकार इंटरवीन करे, अभी गवर्नमेंट इंटरवीन करे, जो सपोज करो अगर बड़ा कोई प्राइवेट अदारा भी है, ओके, तो उसकी सिचुएशन खराब होगी, दिवालिया होगी, तो अभी सरकार उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे, पैसा दे उसको कि वो दिवालिया ना हो, वो उसको बचा के रखे। ओके, तो जैसे जब 2008 में यूएस में मंदी आई थी, तो उन्होंने तब भी ऐसे ही किया था, जो बराक ओबामा की सरकार थी। तो जो जनरल मोटर्स थी, जो शेवरले की गाड़ियां बनाती हैं, तो यहाँ पर वो भी डूब गई थी। तो यहाँ पर 60% स्टेक यहाँ पर खरीदा था यूएस की सरकार ने। ओके, तो उसको डूबने नहीं दिया, क्योंकि उसके अंतर्गत बहुत सारी जॉब्स लगी हुई हैं लोगों की। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे हुए, तो यहाँ पर अगर वो बर्बाद होती तो सभी बर्बाद होंगे। तो यहाँ पर बचाया गया उसको बाद में, फिर जब चलनी शुरू हो गई तो फिर गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बेच दिया किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में। क्योंकि शुरुआत में कोई प्राइवेट कंपनी ऐसे नहीं खरीदेगी, जब यहाँ पर कोई लॉस होगा तो यहाँ पर सरकार खरीद सकती है, सरकार सपोर्ट दे सकती है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी बात करेंगे हम इसराइल फलस्तीन कन्फ्लिक्ट के बारे में। तो ये देखो, जो इसराइल फलस्तीन कन्फ्लिक्ट है ना, तो ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना कन्फ्लिक्ट है। कि जो मेरे पापा, वो मुझे बताते हैं कि जब वो पढ़ते थे तो उस समय भी ये भी मतलब ये चलता था, इसराइल फलस्तीन अखबारों में ये रहता ही रहता था कि दोनों में युद्ध हो गया। और यहाँ पर फलस्तीन को सपोर्ट करें अरब अरब कंट्रीज, तो यहाँ पर इसराइल को सपोर्ट करता था हमेशा से अमेरिका, तो अभी भी वही करता है। तो अभी देखो, इसराइल फलस्तीन कन्फ्लिक्ट अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो फलस्तीन के जो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर है ना, तो उन्होंने इंडिया को कहा है, इंडिया के ऊपर एक तरीके से आरोप लगाया है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, तो यूएन की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ओके, तो यहाँ पर जो रेजोल्यूशन लाया गया था वहां पर 27 मई को, तो यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर इसके हक में वोट नहीं किया, फलस्तीन के हक में वोट नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पर इसी के चलते जो है नाराजगी जताई गई है फलस्तीन के द्वारा भारत के प्रति। और इसराइल फलस्तीन, अभी आपने सुना होगा न्यूज में भी कि काफी लड़ाई होकर हटी है, दोबारा से गाजा पट्टी और यहाँ पर इसराइल की आपस में लड़ाई हुई। तो शुरुआत हुई कि इसराइल ने यहाँ पर जो मस्जिद थी जेरूसलम में, वहां पर आर्मी उतार दी, और जिसके चलते जो हमास ग्रुप है जो कि ऑपरेट करता है गाजा स्ट्रिप से, और उन्होंने यहाँ पर गुस्सा जताया और यहाँ पर हमला कर दिया इसराइल के ऊपर। फिर बाद में इसराइल ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, तो कॉन्फ्लिक्ट काफी दिन तक चलता रहा। ओके, तो यहाँ पर काफी लोगों की जाने गई। तो यहाँ पर ये तीन एरियाज लगभग बनते हैं, एक इसराइल है, एक यहाँ पर गाजा स्ट्रिप है, और दूसरा यहाँ पर वेस्ट बैंक है। तो ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप जो है, ये दोनों की दोनों फलस्तीन की ही टेरिटरीज हैं। आगे मैं आपको इसका मैप दिखाऊंगा और अच्छे से बताऊंगा कि कैसे, क्या ये नक्शा था और क्या ये बन गया। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिस्ट मूवमेंट के बारे में। यहाँ पर ज़ियोनिज्म और यहाँ पर इस तरीके का नेशनलिस्ट मूवमेंट था ये। ओके, ये यहूदी लोगों का मूवमेंट था। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर जो ये मूवमेंट शुरू हुआ था, ये 1947 से पहले हुआ था शुरू। तो इनका यहाँ पर मकसद यही था कि री एस्टेब्लिशमेंट करनी है, और यहाँ पर सपोर्ट जुटानी है आम लोगों से। तो यहाँ पर एक जॉइस स्टेट बनानी है। ओके, जॉइस स्टेट मतलब यहूदियों का एक यहाँ पर राज्य बनाना है, देश बनाना है। ओके, तो जिसका कि नाम यहाँ पर इसराइल इन्होंने रखना है। तो यहाँ पर कहाँ पर बनाना है? तो यहाँ पर एक एरिया रफली इन्होंने यहाँ पर जो है सोचा था, जिसको कि यहाँ पर कनान करके ये बोलते थे। कनान मतलब होली लैंड, पवित्र स्थान। तो कौन सा रीजन है यहाँ पर? जो फलस्तीन का रीजन है, वहां पर इन्होंने सोचा था कि हम जो है अपना जो है यहूदियों का एक देश बनाएंगे। ओके, तो अभी देखो, इनकी आबादी काफी थी, 1.5-2 करोड़ से ऊपर इनकी आबादी थी यहूदियों की। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान
जो जर्मनी का हिटलर था, एडोल्फ हिटलर, तो उसने यहाँ पर काफी आबादी को चुन चुन के मारा था। तो 1.5-2 करोड़ के आसपास यहाँ पर लोगों को चुन चुन कर मारा था, यहूदियों को। ओके, तो उसका गुस्सा यहाँ पर पुराने समय में ये था, क्योंकि यहूदी जो था ना यहाँ पर, वो समृद्ध बहुत थे, उनके पास कारोबार काफी फैला हुआ था, जर्मनी में भी, पोलैंड के आसपास एरिया में। तो हिटलर को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। तो यहाँ पर वो अपनी ही एक जो है ना रेस बनाकर चल रहा था कि यहाँ पर जो है किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि कौन जर्मन है कौन नहीं है। अगर जो नहीं है तो उसको यहाँ पर अलग से डिटेंशन कैंप्स में रखा जाता था, और बाद में मतलब बड़े तरीके से उनको मारा गया कि दुनिया को भी पता नहीं लगा। दुनिया को तब पता लगा जब ये सब कुछ हो गया। तो गिने चुने ही लोग बचे थे, तो यहाँ पर सपोर्ट चाहिए थी पूरी दुनिया से कि मतलब इनका कुछ ना कुछ, इनकी आबादी बचे। तो ये भी रीजन आप कह सकते हो उस समय कैसा जो है सिनेरियो बना होता पूरी दुनिया की जो है माहौल के हिसाब से, अगर हम बात करें तो आगे यहाँ पर बात करें जो मॉडर्न जैनिज्म है, ये जो है 19th सेंचुरी की जो आखिर है ना, तो वहां तब ये शुरू हुआ था। तो 1890 या 95 की आप जो है बात बात कर लूं, तब यहाँ पर ये मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था। ये सेंट्रल और यहाँ पर ईस्टर्न यूरोप में ये शुरू हुआ था, तो नेशनल रिवाइवल मूवमेंट के तौर पर इसको देखा गया। इसी मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, जर्निस्ट मूवमेंट की। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर रिएक्शन भी देखने को मिली। यहाँ पर लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जो है जविश एंटरटेनमेंट जो है इसको फॉलो करना है। ओके, तो हमें आगे बढ़ना है। इसको यहाँ पर जविश में हस्तकला करके यहाँ पर बोलते हैं लेटरमेंट को। ओके, तो लोग यहाँ पर एक नई वेव उठी, तो लोगों ने साथ यहाँ पर दिया, और जो इन्होंने सोचा था तो यहाँ पर लगभग लगभग वो इनको मुमकिन होता हुआ मिल ही गया। ओके, तो यहाँ पर बैकग्राउंड की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर जो पार्टीशन प्लान जो आया था फिलिस्तीन का, ये पहली बार यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा ही ऑफर किया गया था 1937 में, जिसको कि फलस्तीनियों ने ही यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कोई पार्टीशन हम नहीं करेंगे अपने देश का, जहां पर जो है यहूदियों को एक अलग से जगह दी जाए। और इसके बाद यहाँ पर यूएन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा सपोर्ट किया हुआ यहाँ पर एक जो है एक रेजोल्यूशन आया था, क्योंकि 1948 में। तो उसके चलते यहाँ पर जो है नया जो स्टेट जो है यहाँ पर बनाया गया, और यहाँ पर 80% जो हिस्टोरिकल फलस्तीन था ना, उसकी टेरिटरी अक्वायर कर ली गई। ओके, तो यहाँ पर वो टेरिटरी किसके पास चली गई? इजराइल के पास। और फिर बाद में इजराइल ने क्या किया, थोड़ी बहुत इसको यहाँ पर जो भी टेरिटरी मिली थी, तो एथनिकली इसने यहाँ पर वहां पर भी सफाई करनी शुरू कर दी, यहाँ पर मिलियंस ऑफ फिलिस्तीनियों की। मतलब कि जो इसके पास अभी टेरिटरी थी कब्जा कर लिया, तो वहां पर वो मुस्लिम लोग रह रहे हैं, तो अभी उनको किसी ना किसी तरीके से निकालना है। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि जितनी भी यहाँ पर उस समय आबादी थी, उससे आधे से ज्यादा की अगर बात करें, तो यहाँ पर कोशिश की गई इनके द्वारा कि यहाँ पर इनको निकाले किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पर डिमोलिश किए गए जो भी यहाँ पर आधे से ज्यादा यहाँ पर जो फिलिस्तीन के जो गांव थे उनको तोड़ दिया गया, यहाँ पर जो शहर थे उनको तोड़ दिया गया। ये सब का सब काम हुआ यहाँ पर 9 महीनों के अंदर अंदर। ओके, तो यहाँ पर 1948 में ही ये काम हुआ। तो 9 महीनों के अंदर अंदर ये सारा काम जो है यहाँ पर हुआ, और इस इवेंट को जो है फलस्तीनी लोग जो है याद करते हैं नकबा करके। इसको यहाँ पर कैटास्ट्रॉफ भी बोलते हैं। तो ये मतलब कि तशद्दुद किया गया इजरायलियों की तरफ से फलस्तीनियों के ऊपर। और अभी देखो 1967 में क्या हुआ था, एक 6 डे वॉर हुई थी, और साथ ही साथ यहाँ पर इंक्रीमेंटल क्लेंसिंग, मतलब सफाई भी साथ ही साथ करते गए यहाँ पर जो इजरायली लोग हैं, यहाँ पर जो मुसलमान थे, फिलिस्तीन थे, उन लोगों की। तो 1967 की बात करें कि इसराइल ने यहाँ पर जो बाकी का बचा हुआ यहाँ पर हिस्टोरिकल फिलिस्तीन था, उसको भी एक्वायर कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया। पहला कब किया था? 1948 में। तो बाकी का जो बचा था वो 1967 में किया। ओके, तो यहाँ पर इसके चलते भी यहाँ पर 3 लाख के आसपास जो फलस्तीनी थे, वो उनको भी यहाँ पर एक्सपेल कर दिया, उस टेरिटरी से बाहर निकाल दिया। और यहाँ पर जब 1948 में जब इनको आज़ादी मिली थी, तब ये इनके लिए मुमकिन नहीं था उस समय यहूदियों के लिए कि यहाँ पर जो है बाकी का एरिया भी उसको अक्वायर कर ले, कब्जा कर ले। ओके, तो उस समय यहाँ पर सिचुएशन कुछ और थी। ओके, तो यहाँ पर 1967 में इन्होंने हमला किया, तो यहाँ पर बाकी के जो टेरिटरीज थी उसको भी यहाँ पर अक्वायर किया। ओके, तो यहाँ पर धीरे धीरे से यहाँ पर जो ना एथनिक क्लीनिंग के ऊपर ये लगे हुए थे साथ ही साथ। ओके, इसलिए इनको यहाँ पर समझ लग गया कि मतलब मजबूती बनाए, पकड़ बना ले जितना पहले कैप्चर किया हुआ उसके ऊपर, और जहाँ उसके जो मूल निवासी लोग पहले उनको निकाल लो, फिर यहाँ पर जो है फर्दर जो एक्सपेंशन करे। इसलिए यहाँ पर इनको समय लगा। 1967 में यहाँ पर जाकर जो है दोबारा वॉर करते हैं ये। और यहाँ पर जो लास्ट स्टेज है इस प्रोसेस में, ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वाज द प्रपोज एविक्शन ऑफ पैलेस्टीनियंस फ्रॉम द ईस्ट जेरूसलम नेबरहुड। तो लास्ट यहाँ पर जो सिचुएशन बचती थी, जेरूसलम जो शहर है, तो काफी ये मतलब एशियन सिटी है, तो यहाँ पर इसको कब्जाना था।
ओके, तो यहाँ पर आधे आधा अभी कब्जा है, आधा फलस्तीन के पास, आधा इसराइल के पास, लेकिन इसराइल चाहता कि पूरा का पूरा जो ईस्टर्न जेरूसलम वो भी इसी के पास आए। तो यहाँ पर वो उसको एक तरीके से जूविश स्टेट का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, जो ईस्टर्न जेरूसलम है उसको भी। तो यही इनका यहाँ पर जो है लास्ट स्टेज है कि इसको भी एक्वायर करें। और यहीं पर ये मस्जिद थी जहां पर इन्होंने अपनी आर्मी उतारी थी, जिसके चलते हमार जो हमास ग्रुप था गाजा पट्टी में नाराज हो गया, उसने यहाँ पर हमला शुरू कर दिया। और आगे बात करें कि इसराइल ने यहाँ पर मिलिट्री रूल इम्पोज किया था वेस्ट बैंक में और गाजा पट्टी में। ओके, तो यहाँ पर एक तरीके से लोगों को ना मतलब गुलाम बना के रखना शुरू कर दिया था, और उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स सिविल राइट्स वो सब कुछ जो था उनसे छीन लिया था, जो लोग यहाँ पर वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में रह रहे थे। जब जब इन्होंने यहाँ पर मिलिट्री रूल इम्पोज किया था वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में, तो ये दोनों की दोनों जो है फलस्तीन की टेरिटरीज हैं। और इसके अलावा अपार्थाइड रजीम की बात करें, जैसे साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था कि जो काले लोग थे उनके खिलाफ रंगभेद होता था, काफी देर तक चला। नेल्सन मंडेला ने जो है 28 साल तक जेल जेल की सजा काटी थी यहाँ पर, इसी के चक्कर में कि यहाँ पर जो है पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया था कि रंगभेद नहीं होना चाहिए साउथ अफ्रीका में, काले लोगों के खिलाफ यहाँ पर जो है अलग नजर से उनको नहीं देखना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि यहाँ पर भी वही अपार्थाइड वर्जन देखने को मिला। इजराइल में भी यहाँ पर जो फलस्तीन जो माइनॉरिटी थे इजराइल में, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही व्यवहार किया गया जो यहाँ पर साउथ अफ्रीका में काले लोगों के साथ किया गया। तो यहाँ पर ये भी उनका यहाँ पर सफाई करने का एक हिस्सा मेथड था कि इनको निकालना है किसी न किसी तरीके से। और आगे यहाँ पर बात करें कि कांस्टेंट रिफ्यूजल यहाँ पर दी गई, जो यहाँ पर जो फलस्तीनी लोग इजराइल में रह रहे थे 1948 के जो रेफ्यूजीज थे, वो चाह रहे थे कि वापस उनको भेज दिया जाए उनकी टेरिटरी में जहां से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर ऐसे नहीं करने दिया गया, क्योंकि यहाँ पर इजराइल चाहता था कि अपने जो है ना जो पकड़ है यहाँ पर माइनॉरिटी के ऊपर यहाँ पर बनाकर रखे। ओके, और इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं द मैट्रिक्स ऑफ पावर दैट अलाउज इजराइल टू डिटेन द लैंड एंड डिसरिगार्ड इन डेमोग्राफिक रियलिटी बाय व्हिच द ज्यूज आर नॉट द मेजॉरिटी इन हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन। यहाँ पर ज्यूइश जो है हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन, जो पुराना पैलेस्टाइन, वहां पर उसकी मेजोरिटी नहीं है। तो यहाँ पर उन लोगों को दबा कुचलाकर यहाँ पर रखा जाता है कि अपनी जो दादागिरी है उसको यहाँ पर साबित करके वो आगे बढ़ते थे। ये जो 6 डे जो वॉर हुई थी ना, तो यहाँ पर जो है इसको जून वॉर भी कहते हैं, और यहाँ पर 1967 अरब इजरायली वॉर भी इसको कहते हैं। तीनों यहाँ पर एक ही वॉर का इसका नाम है। और इसके अलावा थर्ड अरब इजरायली वॉर भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये 5 जून से लेकर 10 जून के बीच में 1967 में लड़ी गई थी। और इस समय इसराइल ने जॉर्डन के ऊपर कब्जा कर लिया, और यहाँ पर सीरिया का जो गोलान हाइट वाला एरिया था उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और इजिप्ट का जो सैनाई पेनिनसुला है उसके ऊपर भी यहाँ पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। तो यही सनाइन पेनिनसुला वही है जहां से इजिप्ट को काफी ज्यादा मुनाफा होता है, मतलब शिप्स जो है ना गुजरते हैं वो यहाँ पर एक सूज कनाल पड़ती है। तो यहाँ पर वही सनाई पेनिनसुला ही है जिसके थ्रू ये सूज कनाल निकलती है, जो यहाँ पर अरेबियन सी से, रेड सी से यहाँ पर जो है मेडिटेरियन सी में शिप्स को पहुंचा देती है। तो काफी बड़ी कैनाल है। तो अभी कुछ समय पहले ये न्यूज में भी थी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जहाज जो था वो अटक गया था, जिसके चलते यहाँ पर 10-15 दिन जो है शिप्स आगे बढ़ नहीं पाए, तो काफी नुकसान हुआ था सुएज कनाल अथॉरिटी को। तो यहाँ पर जो रिलेशंस है बिटवीन इजराइल एंड इट्स नेबर वर नॉट नॉर्मलाइज्ड आफ्टर 1948 अरब इजरायली वॉर। तो यहाँ पर 1948 में भी अरब इजरायली वॉर हुई थी। तो उस समय से यहाँ पर जो है जो भी इसराइल के आसपास के जो कंट्रीज थे उसके साथ इसके जो संबंध थे वो सही नहीं थे। तो ये देखो, ये यहाँ पर बात करें पैलेस्टीनियन लॉस ऑफ लैंड 1947 टू प्रेजेंट, मतलब कि 1947 से लेकर कैसे इनकी अपनी ही जमीन इनसे छीन ली गई। तो ये देखो, ये यहाँ पर व्हाइट कलर में जो यहूदियों की सेटलमेंट है, और यहाँ पर ग्रीन कलर में जो यहाँ पर पैलेस्टीनियन जो मुस्लिम्स है उनकी सेटलमेंट है। ओके, तो इस साइड ये डेड सी पड़ता है, ये वाला साइड जो मेडिटेरियन सी का है। तो ये देखो ग्रीन में सारे जो है ना ये पैलेस्टीनियन लोग हैं जो यहाँ पर बसे हुए हैं। तो ये गाजा स्ट्रिप सब कुछ यहाँ पर एक ही जगह वेले है यहाँ पर। लेकिन ये सिचुएशन कब की बात कर रहे हैं, ये 1947 की बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये बात आगे बढ़ी, जब पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन जब 1947 इसका किया गया यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, तो इस तरीके से कुछ हुआ था। और तो यही जेरूसलम है जहाँ पर जो एशियन कैपिटल है जिसको कि अक्वायर करना चाह रहा था इसराइल। तो यहाँ पर काफी हद तक अभी भी कब्जा है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से व्हाइट कलर में जो था ये हिस्सा दिया गया था इजरायली लोगों को, और यहाँ पर ये ग्रीन हिस्सा दिया गया था फलस्तीन के लोगों को। तो ये यहाँ पर एक्चुअल पार्टीशन हुई थी, ओके, 1947 में जो हुई थी। तो ध्यान रखें ये 1947 में यहाँ पर पार्टीशन हुई थी, 1948 में नहीं हुई थी। 1948 में यहाँ पर वॉर हुई थी, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूंगा अभी, ओके। फिर आगे यहाँ पर 1949 से लेकर 1967 के बीच में
ये सब कुछ हुआ। तो मतलब कि इसराइल ने अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया और काफी एक्सपैंड किया। ऊपर वाला देखो, ये सब ऊपर वाला सारा एरिया एक्वायर कर गया ये। ओके, तो ये वाला एरिया सिर्फ छोटा सा स्ट्रिप ही छोड़ा है यहाँ पर, जिसको गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी बोलते हैं, जो कि अभी फलस्तीन की टेरिटरी है, और ये यहाँ पर वेस्ट बैंक है जो फलस्तीन की टेरिटरी है। तो ये कुल मिलाकर दोनों फलस्तीन है, और बीच में अभी इसराइल आ गया। ओके, और ये आगे अभी देखो, ये प्रेजेंट सिचुएशन है। तो मतलब कि जो ये वेस्ट बैंक बचा हुआ था ना थोड़ा बहुत, तो इसमें भी यहाँ पर जो है काफी धांधली है, काफी यहाँ पर मिलिट्री यहाँ पर भी उतारी हुई है इसने। ओके, तो मतलब कि कहाँ पर ये किसी समय फलस्तीनी लोगों का ये वजूद था, अभी धीरे धीरे इसको कितना कम कर दिया। और अभी जो हमला इसराइल के ऊपर हुआ था वो ये इस वाले एरिया की तरफ से हुआ था, ये गाजा पट्टी का एरिया। यहाँ पर हमास ग्रुप रहता है। ओके, जो कि यहाँ पर इसराइल के खिलाफ हमेशा कार्रवाई करने की यहाँ पर जो है जरूरत रखता है, काम करता है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो। तो अभी इसराइल क्या कहता है? इसराइल कहता है कि टू स्टेट सोल्यूशन यहाँ पर होना चाहिए। ओके, टू स्टेट सोल्यूशन मतलब कि ये जो एरिया, ये जो वेस्ट बैंक का एरिया बचा, सिर्फ इसी को रखो, ये भी छोड़ो। तो यहाँ पर सिर्फ दो स्टेट हो जाएंगे, एक हो गया फलस्तीन एक साइड, और एक साइड ये पूरा का पूरा इजराइल हो गया। ओके, लेकिन जो अरब कंट्रीज हैं वो नहीं मानती हैं। वो कह रहे हैं कि जो शुरुआत में जो पार्टीशन हुआ था ना, उसी को फॉलो करो। ओके, उसी को फॉलो करो, उसको हम मानेंगे। ये जिस तरीके से आपने कब्जा कर लिया, इसको हम नहीं मानेंगे। तो अभी देखो, इसके बाद में हुआ था ओस्लो अकॉर्ड। ओके, तो ओस्लो अकॉर्ड में यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इसराइल और यहाँ पर फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो यहाँ पर दो ये अकॉर्ड हुए थे, यहाँ पर ओस्लो वन करके, एक ओस्लो टू अकॉर्ड करके। ओस्लो वन यहाँ पर ये वॉशिंगटन डीसी में साइन हुआ था 1993 में, और ओस्लो टू अकॉर्ड यहाँ पर तबा इजिप्ट में साइन हुआ था 1995 में। तो अभी भी जब ये वॉर हुई थी ना दोनों के बीच में, अभी जो रिसेंट होकर हटी है, तो उसमें भी जो मेडिएटर का काम करने की कोशिश की गई थी वो इजिप्ट के द्वारा की गई थी। ओके, इजिप्ट ने कहा बार बार कि मैं जो है आपकी सुलह करवाता हूँ, लड़ाई बंद कर दीजिए। ओके, तो इजिप्ट का भी काफी अहम रोल है इन दोनों के जो यहाँ पर रिलेशन है उसके रिगार्डिंग अगर बात करें। तो यहाँ पर ओस्लो अकॉर्ड्स के चलते हुआ क्या? तो इसमें ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी, तो यहाँ पर उनको अलाउ कर दिया गया कि यहाँ पर जो कुछ जो पार्ट्स है फिलिस्तीन के, वहां पर वो अपनी सेल्फ गवर्नेंस कर सकती है। जो वेस्ट बैंक का जो हिस्सा बचा था, जो गाजा स्ट्रिप का जो हिस्सा बचा है, जो अभी फिलिस्तीन के कंट्रोल के अंदर, वहां पर वो सेल्फ गवर्नेंस कर सकती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पीएलओ है, ये पैलेस्टीन लिबरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन, इसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर जो है किया गया इसराइल की तरफ से, कि एक तरीके से जैसे हम इसराइल वाले जो सरकार चला रहे हैं इसराइल में, दूसरी तरफ से यहाँ पर पीएलओ को हम यहाँ पर मान्यता देते हैं। यहाँ पर इसराइल का यहाँ पर पार्टनर है इन परमानेंट स्टेटस नेगोशिएशंस अबाउट रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो मतलब कि फ्यूचर में जो भी यहाँ पर जो सिचुएशन होगी इसराइल फलस्तीन के मामले में, तो ये जो पीएलओ है, तो उसी को यहाँ पर इसराइल जो है तवज्जो देगा। ओके, तो ये यहाँ पर बात हुई थी ओस्लो अकॉर्ड के चलते। तो अभी वेस्ट बैंक की पार्टीशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो वेस्ट बैंक का नक्शा जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, तो यहाँ पर इसराइल ने पार्टीशन की वेस्ट बैंक की दोबारा। तो जिसमें देखो 20% जो हिस्टोरिकल फलस्तीन है, तो यहाँ पर वो जविश स्टेट के पास चला गया। ओके, इनटू ए जविश एंड ए अरब पार्ट। ओके, तो बाकी का अरब के पास था। तो यहाँ पर बात करें कि सेकंड फेज जो यहाँ पर ओस्लो अकॉर्ड्स को हुआ था, जिसको ओस्लो टू एग्रीमेंट कहते हैं, जो 1995 में, तो यहाँ पर फिलिस्तीनियन को यहाँ पर फोर्स किया गया। ओके, तो यहाँ पर अमेरिकन और इजिप्शियन प्रेशर के तहत कि यहाँ पर इस अकॉर्ड को आप साइन करो। तो यहाँ पर एक एरिया आता है जिसका नाम है एरिया सी। तो यहाँ पर जो कि 60% ऑफ द वेस्ट बैंक टेरिटरी जो है यहाँ पर एरिया सी में पड़ती है। तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर किसके पास चला गया? ये चला गया इसराइल के पास 1995 से ही। ओके, तो 60% वेस्ट बैंक का रूल तब से ही इसराइल के पास चला गया। और ओके, तो अभी भी इसराइल उनके ऊपर यहाँ पर रूल कर रहा है। तो जैसे मैंने ये दिखाया था, ये वेस्ट बैंक था, ये वेस्ट बैंक जो बचा हुआ। ओके, तो यहाँ पर भी 60% अक्वायर कर गया ये इसराइल। ओके, 1995 में। ओके, तो बाद में अभी तक यही ऐसे इसी तरीके से ढांचा इसका चलता हुआ अभी आ रहा है। तो इसराइल की यहाँ पर रणनीति यही है कि बाकी का बचा जो है ना, उसको भी एनेक्स करना है। ओके, तो किसी ना किसी तरीके से कब्जा हो जाए। तो यहाँ पर 60% जो है वेस्ट बैंक का, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और यहाँ पर बात करें कि अंडर मिस्टर नेतन्याहू, तो ये प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के अभी। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि ऑफिशियली इस एरिया को अभी एनेक्स किया जाए। ऑफिशियली तो अभी तो इन्होंने अपने दबदबे से यहाँ पर एनेक्स किया हुआ, तो ऑफिशियली यहाँ पर वो भी राजी हो जाए, हम भी हो, और यहाँ पर जो है हम आगे बढ़े। तो अभी इसी तरीके से ना ये एथनिकली धीरे धीरे यहाँ पर सफाई करे फिलिस्तीनियों की, मतलब जो वहां पर इस एरिया में रह रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने अभी कब्जा किया वेस्ट बैंक में,
तो जहां पर जो फलस्तीनी लोग हैं उनको भी यहाँ से निकाला जाएगा किसी न किसी तरीके से, या मारा जाएगा या फिर कन्वर्ट किया जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर जो बाकी का बचा हुआ 40% जो वेस्ट बैंक है, एरिया ए एंड एरिया बी, तो यहाँ पर ओस्लो 2 के चलते यहाँ पर ये दिया गया था फलस्तीनियन अथॉरिटी को। ओके, तो ये यहाँ पर सिचुएशन है। आगे बात करें टू स्टेट सोल्यूशन की, तो यहाँ पर टू स्टेट सोल्यूशन जो है इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में, इसका मतलब यही है कि इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ फलस्तीन अलोंग साइड द स्टेट ऑफ इसराइल वेस्ट ऑफ द जॉर्डन रिवर। तो यहाँ पर जो इनकी पश्चिम की और जो जॉर्डन रिवर पड़ती है, तो उसके आगे यहाँ पर जो है फलस्तीन का राज्य एक माना जाएगा, और दूसरी ओर जो है इसराइल माना जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाला भी उड़ाएंगे, ये वाला गाजा स्ट्रिप। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ एक एरिया रखा जाएगा जो जहां पर जॉर्डन का बॉर्डर होगा। ओके, तो उसी के आसपास का एरिया होगा यहाँ पर फलस्तीन का, तो बाकी का सारा एरिया जो है वो इसराइल के पास रहेगा। और आगे बात करें जो बाउंड्री होगी बिटवीन टू स्टेट्स स्टिल सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड नेगोशिएशन, तो यहाँ पर इसी के तो यहाँ पर दिक्कत है कि बाउंड्री क्या हो। ओके, तो इसी के चलते तो डिस्प्यूट इतनी देर तक ये चलता रहा। ओके, तो यहाँ पर जो पैलेस्टीनियन और अरब लीडरशिप जो है वो यहाँ पर कह रही है कि 1967 वाले जो बॉर्डर, इससे पहले जो बॉर्डर्स थे ना, यहाँ पर उसी को जो है यहाँ पर फोकस करें। ओके, तो यहाँ पर ये जो बात नहीं है इसराइल नहीं एक्सेप्ट करता, इसराइल कहता है कि नहीं, 1967 के बाद के जो बॉर्डर बने, जैसे अभी के जो बॉर्डर बने इनको एक्सेप्ट करो। ओके, तो यहाँ पर इसराइल या बाकी जो फलस्तीनी ग्रुप है और जो अरब कंट्रीज है, वो कहती है कि 1967 से पहले वाली जो सिचुएशन थी, तो यहाँ पर ये पहली वाली सिचुएशन ये थी, इसी तरीके से जो है हम आगे बढ़ेंगे, हम इसको जो है मतलब बाउंड्री मानेंगे। ओके, तो आगे बात करें टेरिटरी ऑफ फॉर्मर मैंडेट फलस्तीन व्हिच डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फलस्तीन स्टेट वुड कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ इजराइल। ओके, तो यहाँ पर टू स्टेट सोल्यूशन में यह भी बात कही जा रही है। ओके, तो यहाँ पर जो फलस्तीन जिन यहाँ पर टेरिटरीज के ऊपर यहाँ पर अपना हक जता रहे, तो बाद में जो यहाँ पर फलस्तीन स्टेट का पार्ट नहीं बनी है, तो यहाँ पर इसराइल ही उनके ऊपर हुकूमत करेगा। ओके, तो यहाँ पर जो ये मसला भी उठाया गया था ना, ये इसराइल की तरफ से ही ये बात कही गई थी टू स्टेट सोल्यूशन के बारे में, कि यहाँ पर कोई दो स्टेट सोल्यूशन जो है यहाँ पर हो सकता है। ओके, ऐसे नहीं कि मतलब एक टेरिटरी यहाँ पर है एक टेरिटरी यहाँ पर है, इससे यहाँ पर जो है परहेज करने की बात की जा रही है इसराइल की तरफ से। और आगे देखो, बात करें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में, तो ये जो काउंसिल है ये यूनाइटेड नेशन की ही बॉडी है, जिसका मतलब है प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। एंड यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल हैज 47 मेंबर्स। ओके, तो यहाँ पर 47 मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पर इलेक्ट किए जाते हैं 3 ईयर टर्म्स के लिए ऑन ए रीजनल ग्रुप बेसिस। इसको बनाया गया था 2006 में, प्रेसिडेंट इसके है नजहत शामीन, और हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और अभी हम बात करते हैं तुलसा रेस मैसेकर के बारे में, तो यहाँ पर लोगों को मारा गया था। ओके, तो ये क्या सिचुएशन है, कहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था, न्यूज में क्यों आया? न्यूज में इसलिए आया कि अभी जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, तो यहाँ पर ये पहले सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ऑफिशियली जिन्होंने यहाँ पर ये जो मैसेकर हुआ था, जो लोगों को मारा गया, इसको रिकॉग्नाइज किया है ऑफिशियली, यहाँ पर जो है रिकॉग्नाइज किया है कि ये वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट यहाँ पर जो है अमेरिका के इतिहास में ये देखने को मिला है, कि मतलब किसी प्रजाति के खिलाफ यहाँ पर जो है नफरत की भावना फैलाई गई देश में। तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो है इवेंट देखने को मिला। ये हुआ था मई जून 1921 में। ओके, तो उसको तुलसा रेस मैसेकर इसको बोलते हैं। तो बहुत बड़े पैमाने, जैसे आप जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से आप जानते हो कि काफी लोगों को उस समय मारा गया अंग्रेजों की तरफ से, जनरल डवेर की तरफ से। एक तंग गली थी जिसका रास्ता बंद कर दिया गया, तो अंदर जितने भी लोग बैसाखी मनाने आए थे उन सबको मारा गया। ओके, बहुत सारे लोगों ने कुएं में छलांग लगा दी। ओके, तो ये सब कुछ वो अभी भी है, जो गोलियां को निशान जो चले हैं अभी भी वहां पर जो है मार्क करके रखे हुए। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी मैसेकर हुआ था। तो यहाँ पर हुआ क्या था, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 31 मई और यहाँ पर 1 जून 1921 की यहाँ पर बात है। 100 साल हो गए अभी, देखो। ओके, तो अभी 100 साल पूरे हो गए, तो अभी यहाँ पर जो गोरे लोग थे, जो गोरे जो रिहायशी लोग थे, तो यहाँ पर उनका एक झुंड आया, भीड़ आई, और उन्होंने, उनके पास यहाँ पर वेपन्स भी थे जो यहाँ पे जो सिटी ऑफिशियल्स के द्वारा इनको दिए गए थे, और इन सब ने मिलकर यहाँ पर जो काले लोग थे जो यहाँ पर एक एरिया में रह रहे थे, उनके ऊपर हमला कर दिया, उनको बड़े पैमाने पर मारा, उनके घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके बिजनेस जो थे वो यहाँ पर व्यापार उनके तबाह कर दिए। तो यहाँ पर जो काले लोग रह रहे थे वो रह रहे थे कहाँ पर, यहाँ पर ग्रीनवुड करके डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर तुलसा नाम का एक टाउन है वहां पर। ये जो ओक्लाहोमा ये राज्य है, एक यूएस का एक राज्य है, यहाँ पर ये इंसिडेंट देखने को मिला था।
और यहाँ पर बात करें कि अभी ये ऐसा हुआ क्यों, क्यों यहाँ पर जो है गोरे लोगों ने हमला कर दिया काले लोगों के ऊपर। तो यहाँ पर 1921 की यहाँ पर बात करें कि अभी जो काले लोग जो अफ्रीकन अमेरिकन यहाँ पर रह भी रहे थे, ग्रीनवुड की यहाँ पर जो नेबरहुड है वहां पर, उनका डोमिनेंस यहाँ पर बढ़ता जो है बढ़ता जा रहा था लगातार। मतलब कि वो भी जैसे ना पहले गुलामी की प्रथा रही है इनके पूर्वजों की, तो वहां से वो बाहर निकलकर अपने दम पर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि इनके पास भी अच्छा खासा जो है तरक्की ये कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो तुलसा नाम के जो टाउन है, ये भी यहाँ पर इन्हीं के जो पुराने जो स्लेव थे, अफ्रीकन अमेरिकन जो गुलाम लोग हुआ करते थे, उन्हीं के जो वंशज हैं उन्होंने यहाँ पर जो है बनाया है यहाँ पर जो दूसरा नाम का टाउन है। तो यहाँ पर अच्छी खासी रेपुटेशन उन्होंने बनाई। तो यहाँ पर एक ब्लैक वॉल स्ट्रीट करके यहाँ पर यूएस उसको जाना जाता है। जैसे हम यहाँ पर न्यूयॉर्क जो है स्टॉक एक्सचेंज को भी हम जो है वॉल स्ट्रीट करके जानते हैं, बिल्कुल इस तरीके से ब्लैक वॉल स्ट्रीट करके यहाँ पर इस टाउन को जाना जाता था कि यूएस में यहाँ पर कोई ब्लैक वॉल स्ट्रीट है जहाँ पर काले लोग ही ज्यादातर रहते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं के ऊपर जो है बेदर्दी से बेरहमी से हमला किया गया, मारा गया लोगों को। तो यहाँ पर स्पेशली इसको जाना जाता है अनऑफिशियली सैंक्चुरी सिटी फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। तो यहाँ पर सफरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हार्श सेग्रेगेशन और जिम क्रो लॉज इन प्री सिविल राइट्स अमेरिका। मतलब अमेरिका में जब यहाँ पर सिविल राइट्स से पहले की जो सिचुएशन थी, उस समय ऐसा हुआ करता था कि जो ये गुलाम लाए जाते थे अमेरिका अफ्रीका में से, तो इनको कुत्तों की तरह रखा जाता था। तो यहाँ पर सपोज करो अगर आपस में कोई रेसलिंग वगैरह भी अगर दो की करवा रहे ना, तो यहाँ पर जीतेगा वो जो दूसरे को मार देगा, जान से मार देगा। तो इस तरीके से दूसरे को जब जान से मार देते थे तो गोरे लोग खुश होते थे। ओके। और मतलब अगर कोई काला लोग कोई जा रहा है ना रास्ते में, तो कोई भी गोरा जो है उसको कोई फांसी दे देगा या गोली मार देगा, कुछ भी कर देगा। तो यहाँ पर बेचारे वो काले लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये सिचुएशन थी जिससे वो बाहर निकले थे धीरे धीरे करके। ओके। तो यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट का डिवाइड अमेरिका में शुरू से रहा है, अभी भी है। ओके, अभी थोड़ा सा कम हो गया, बस ये फर्क है। तो यहाँ पर यही चीज जो है ना, मतलब खटखटानी शुरू हो गई यहाँ पर जो गोरे लोग थे उनकी आंखों में। यहाँ पर ऐसी जो काले लोगों की कम्युनिटी है वो यहाँ पर किसी समय में जिसको यहाँ पर दबा के रखा गया था, तो यहाँ पर वो अभी आगे बढ़ती जा रही है इकोनॉमिकली। मतलब बहुत सारी ऊंचाइयां जो है वो छू रही है, जिनको कि यहाँ पर बीते जमाने में यहाँ पर नफरत की नजर से देखा जाता था। इसी के चलते यहाँ पर जो है वायलेंस बढ़ गया यहाँ पर, जिसके चलते हमला किया गया, लोगों की मृत्यु हुई। ओके, हंड्रेड्स के हिसाब से, और यहाँ पर थाउजेंड्स के हिसाब से यहाँ पर जख्मी हुए लोग, यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ पर नुकसान हुआ उस समय। तो ये मतलब कि ये सिचुएशन यहाँ पर हुई। तो ये यहाँ पर ऑफिशियली पिक है उस समय की, उसी एरिया की ये पिक है। तो यहाँ पर देखो ये कैसे नुकसान उस समय पहुंचाया गया था गोरे लोगों के द्वारा। ओके, तो ये देखो ये साउथ साउथ अफ्रीका की मैंने जैसे अभी बात की, तो वहां पर भी रंग भेद था, अमेरिका में भी था, और भी बहुत सारे देशों में ये चीज थी। ये धीरे धीरे अभी ठीक हुई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स के बारे में। जो पहले वाला प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स है, तो इसमें बात कर रहे हैं इसाक हेर्जोग की। तो इसाक हेर्जोग कौन है? ये अभी इजराइल की पार्लियामेंट के द्वारा अभी ना एक नए उनके जो है प्रेसिडेंट चुने गए। तो यहाँ पर 11th प्रेसिडेंट है इसराइल के। तो ये यहाँ पर लेबर वेटरन है। ओके, तो उनका नाम है इजाक हेर्जोग। ओके, तो अभी इनके हक में जो है वोट हुई है, और यहाँ पर इनको 11वां राष्ट्रपति जो है इसराइल का चुना गया। जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के, वो यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, और आगे बात कर रहे हैं डेल्टा के बारे में। तो डेल्टा किसको बोल रहे हैं? तो जो इंडियन वेरिएंट था ना वायरस का, जिसको पहले इंडियन वेरिएंट बोलते थे, या दूसरा नाम इसका था B.1.617.2 वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस, इसी को WHO ने नाम दिया है डेल्टा वायरस। इसको इंडियन वेरिएंट नहीं कहना है, इसको आप डेल्टा वायरस जो है ये कह सकते हो। तो अभी जो स्टडी हुई इसमें ये पाया गया कि डेल्टा वायरस जो है ना ये ज्यादा खतरनाक है। ओके, तो यहाँ पर ये स्टडी की गई नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के द्वारा एंड इंसाकॉग के द्वारा। ओके, तो ये दोनों अलग अलग यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने यहाँ पर स्टडी की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्रांसमिट्स 40 to 50% फास्टर देन द B.1.117 ओके नाउ नेम्ड अल्फा। तो ये जो वेरिएंट है ना, इसको यूके वेरिएंट कहा गया, और यहाँ पर इसको केंट वेरिएंट भी कहते हैं। ओके, तो लेकिन अभी इसको नाम दिया गया अल्फा, कि इसको आप अल्फा बोलोगे, अल्फा वायरस बोलोगे। ओके, तो इंडियन वेरिएंट को डेल्टा वायरस, यहाँ पर जो यूके का वेरिएंट है इसको अल्फा वायरस। तो ये अल्फा वायरस के मुकाबले में इंडियन वेरिएंट जो है डेल्टा वायरस जो है ज्यादा तेजी से यहाँ पर फैल रहा है। तो ये यहाँ पर रिसर्च पाई गई है। तो यहाँ पर बात करें तो स्टडी टू बी रिलीज इन अ फ्यू डेज। ओके, तो अभी जल्दी जो है इसके रिगार्डिंग जो रिलीज कर दी जाएगी, क्योंकि अभी स्पेसिफिकली यहाँ पर कितनी मोर्टेलिटी रेट है, तो अभी उसको लिंक करना अभी जो है बाकी है। जब ये भी हो जाएगा फिर यहाँ पर स्टडी को रिलीज किया जाएगा। अभी देखो आगे बात करें जो बैंक है,
वो अभी जो विजय माल्या की जो प्रॉपर्टीज है ना, 5,646 करोड़ के जो एसेट्स है उनको अभी वो बेच सकते हैं। ओके, तो ये भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर जो कंसोर्टियम बनाया गया था, तो इन्होंने यहाँ पर बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया था इसमें। तो यहाँ पर उनको इजाजत अभी दे दी गई है कि अभी वो उसके जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज के एसेट्स हैं विजय माल्या के, उनको बेच सकते हैं और जो बाकी का पैसा जो है उसको वो रिकवर कर सकते हैं, जो पैसा यहाँ पर विजय माल्या के द्वारा नहीं लौटाया गया। ओके, तो यहाँ पर सीधे सीधे तौर पे ये बात करें तो ये यहाँ पर हुआ क्या था, इसके यहाँ पर विजय माल्या को नुकसान क्यों हुआ था। देखो, विजय माल्या की यहाँ पर एक एयरलाइन हुआ करती थी, किंगफिशर। इसके अलावा जो रॉयल स्टैग की जो यहाँ पर शराब है, ये भी यही बनाते हैं। ओके, तो देखो किंगफिशर जो विमान थे ना, ये काफी प्रॉफिट में चल रहे थे। ओके, तो काफी प्रॉफिट में थे। इनका सबसे जो महंगी हवाई यात्रा थी ना, वो किंगफिशर की ही थी। और यहाँ पर उस तरीके से ये फैसिलिटीज भी ज्यादा देते थे। ओके, और खर्चा भी ज्यादा था, तो अच्छे खासे मुनाफे में ये थी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि देखो, जब जब भी उद्योग बड़ा होता है ना, कोई भी छोटे से छोटा डिसीजन लेने में यहाँ पर सोचना पड़ता है। तो इन्होंने यहाँ पर तमिलनाडु वाले एरिया की यहाँ पर कोई एविएशन कंपनी थी जिसको खरीद लिया, जो कि काफी लॉस में थी। जब से वो खरीदी तब से ही यहाँ पर जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखना और मिलना शुरू हो गया किंगफिशर के ऊपर। अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर पाई ये। ओके, अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, तो यहाँ पर जो ये तेल भरवाते थे अपने किंगफिशर की एयरलाइंस में, तो वो भी पैसा कर्जे पे लेकर तब भरवाते थे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इनका ज्यादातर लोन चल रहा था। तो यहाँ पर नौबत आखिरी टाइम ये आ गई थी कि यहाँ पर जो तेल कंपनीज थी उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया कि अभी फर्दर अभी और तेल जो है हम नहीं देंगे। पहले पुराने वाला बकाया जो उसको आप जो है चुकाइए। जब पुराना बकाया आप चुका देंगे तब जो है फर्दर हम आप जो है तेल देंगे। लेकिन उसके बाद ये सब कुछ ठप हो गया। ये देश छोड़ के चले गए। और उसके बाद जो किंगफिशर के विमान थे वो जब्त हो गए। और बाकी की जो प्रॉपर्टीज थी अभी उसको भी यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कि यहाँ पर अभी अलाउ कर दिया गया। मगर यहाँ पर जब फर्स्ट ऑर्डर पास किया गया वो मई 24 को हुआ। फिर यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर जो 4,000 करोड़ के आसपास की जो प्रॉपर्टी है उसको आप जो है कवर कर सकते हो। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर पास हुआ ट्यूसडे को, तो यहाँ पर 1,400 करोड़ के आसपास की जो है राशि को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये 5,000 5,500 करोड़ की राशि बनती है, जिसको जो है बैंक अभी कवर कर सकते हैं। तो यही आज के लेक्चर में। तो कैसा लगा आपको लेक्चर। मैंने कोशिश की है कि जो है डेली बेसिस पे जितना करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर जो है कवर करूँ। तो लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।